कहानी की शुरुआत होती है रिकी नाम के एक लड़के से, जिसे एक मर्डर केस में 10 साल की सजा मिली है। जेल में आते ही वह गार्ड्स के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजर जाता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स को लगता है कि उसके पास कोई हथियार है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उसका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में पता चलता है कि उसके सीने के अंदर 5 गोलियां फंसी हुई हैं। जब गार्ड्स उससे पूछते हैं कि उसने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं, तो रिकी कहता है कि वह इन्हें यादों के रूप में अपने पास रखे हुए है और जब तक वह जिंदा रहेगा ये उसके साथ ही रहेंगी। इससे साफ हो जाता है कि रिकी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसमें दर्द सहने की एक असाधारण क्षमता है। आगे हमें बताया जाता है कि जेल 4 हिस्सों में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर कुछ खास कैदियों का नियंत्रण है, जिन्हें वार्डन ने खुद चुना है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वार्डन होता है और उसके बाद असिस्टेंट वार्डन, जो उसकी गैर मौजूदगी में पूरे जेल को संभालता है। इसके बाद एक दृश्य में हम एक बूढ़े कैदी को देखते हैं, जिसे कुछ कैदी परेशान कर रहे होते हैं। वे उसकी लकड़ी से बनी खिलौना ट्रेन तोड़ देते हैं, जो उसने अपने बेटे के लिए बहुत मेहनत से बनाई थी। बाकी कैदी चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं, किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं होती। पता चलता है कि उस बूढ़े कैदी की कुछ दिनों में जमानत होने वाली थी, लेकिन जेल के कैप्टन का दाहिना हाथ सैमुअल उसे धमकी देता है कि जब तक वह अनुमति नहीं देगा तब तक वह जेल से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर बूढ़ा गुस्से में आ जाता है और लकड़ी काटने वाला स्लाइसर उठाकर सैमुअल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सैमुअल उसे तुरंत पकड़ लेता है और उसी स्लाइसर से उसके चेहरे को बेरहमी से चीर देता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर गार्ड्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वे सैमुअल को वहां से जाने देते हैं और पूरी घटना को दबा देते हैं। जैसे ही सैमुअल आगे बढ़ता है, रिकी उसके रास्ते में पैर अड्डा देता है, जिससे सैमुअल सीधे कील पर गिर जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके आदमी रिकी से झगड़ा करने के बजाय पहले सैमुअल को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सैमुअल की जान बच जाती है, लेकिन उसकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो जाती है। इसके बाद सैमुअल रिकी को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसका एक आदमी कहता है कि बॉस को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वे मैड ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैड ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर कैदी था, जिसे कभी भूख नहीं लगती थी और उसे आइसोलेशन में रखा गया था, क्योंकि उसने वार्डन का घोड़ा खा लिया था। अगले दिन सैमुअल गार्ड्स को रिश्वत देकर मैड ड्रैगन को छुड़वाने की कोशिश करता है ताकि वह रिकी को मार सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बूढ़े कैदी को एक गार्ड बुलाकर बताता है कि उसकी समय से पहले रिहाई रद्द कर दी गई है और अब उसे पूरी सजा काटनी होगी। यह सुनकर बूढ़ा कैदी टूट जाता है, रो पड़ता है और रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उस पर दया नहीं दिखाता, बल्कि वे उसे बेरहमी से मारते पीटते हुए वहां से चले जाते हैं, जैसे वह अब इंसान ही न हो, बस एक बोझ हो जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस निर्दयी सिस्टम के दबाव में टूटकर आखिरकार वह बूढ़ा कैदी आत्महत्या कर लेता है। रात में गार्ड्स देखते हैं कि वह रस्सी से लटका हुआ है। वे उसकी लाश नीचे उतारते हैं और सारे कैदी इसी बारे में बातें करने लगते हैं कि कैसे उसे यहाँ लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और कैसे सैमुअल ने उसे इस कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रिकी अपने सेल में चुपचाप बैठकर ये सब सुन रहा होता है। जब गार्ड्स लाश को बाहर ले जा रहे होते हैं, तब रिकी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह मर चुका है, कम से कम अब तो उसे छोड़ दो। रिकी उसके हाथों की बेड़ियां खोल देता है और उस टूटे हुए खिलौना ट्रेन को भी ठीक कर देता है, जो उस बूढ़े कैदी ने अपने बेटे के लिए बनाई थी। लेकिन अफसोस, अब उसका बेटा कभी अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। अपने अंदर जमा गुस्से को निकालने के लिए रिकी तूफान के बीच कुंग फू का अभ्यास करने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस जेल में जिंदा रहने के लिए उसे हर दिन लड़ना पड़ेगा, वरना उसका अंजाम भी वही होगा। अगले दिन जब सभी कैदी नहा रहे होते हैं, तब गार्ड सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और रिकी वहाँ अकेला रह जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मैड ड्रैगन आता है और बिना कुछ कहे रिकी को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। शुरुआत में रिकी उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसे समझ आता है कि उसे मारने के लिए भेजा गया है, तो वह बिना देर किए मैड ड्रैगन के पेट में इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसकी अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इस भयानक मौत को देखने के बाद भी सैमुअल अपने बुरे इरादों से पीछे नहीं हटता और रिकी पर हमला करता है, लेकिन रिकी तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ देता है। इसके बाद रिकी अपने शरीर में घुसे हुए कील को ऐसे बाहर निकाल देता है जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस न हो रहा हो। उनकी चीखें सुनकर गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, लेकिन तब तक सैमुअल का अंत हो चुका होता है। उस समय किसी की भी हिम्मत नहीं होती रिकी को रोकने की। फिर भी रिकी बिना किसी विरोध के खुद ही आत्मसमर्पण कर देता है। जब गार्ड्स उसे ले जा रहे होते हैं, तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन उसे रोकता है। वह रिकी की ताकत से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपने गैंग में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रिकी उसे ठुकराकर वहां से चला जाता है। मैड ड्रैगन के मुक्के की वजह से रिकी के सीने में फंसी गोलियां हिल गई थीं, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपना ध्यान भटकाकर उस दर्द को सहने की कोशिश करता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम युवा रिकी को देखते हैं जब वह हाई स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वह अपने माता पिता की कब्र पर जाता है और वहां एक अजनबी व्यक्ति को श्रद्धांजलि देते हुए देखता है। बाद में उसे पता चलता है कि वह उसका चाचा है, जो बचपन से ही उसकी शक्तियों के बारे में जानता था और दूर से उस पर नजर रखता था। अब समय आ गया था कि वह
सामने आकर रिकी को सब कुछ सिखाए ताकि वह एक महान योद्धा बन सके। रिकी अपने चाचा को अपने कुछ मूव्स दिखाता है, लेकिन जब वह उन पर हमला करता है तो उसका चाचा सिर्फ एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी पल रिकी समझ जाता है कि वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके बाद उसका चाचा उसे सिखाना शुरू करता है कि कैसे अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाया जाता है। धीरे धीरे रिकी इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को भी आसानी से तोड़ सकता है। कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। दिखाया जाता है कि रिकी पूरी रात सोया नहीं था। सुबह गार्ड्स उसे उठाकर असिस्टेंट वार्डन के ऑफिस में ले जाते हैं। वहाँ वार्डन की टेबल पर तरह तरह के खाने रखे होते हैं। उसकी एक आंख नकली होती है और उसका एक हाथ कटा हुआ होता है, जिसकी जगह उसने एक तेज हुक लगा रखा होता है। साइक्लोप्स कहता है कि वह रिकी की रिपोर्ट पढ़कर सुनाएगा। रिपोर्ट के अनुसार रिकी एक खतरनाक कातिल है जिसका कोई परिवार या अपना नहीं है। उसमें यह भी लिखा होता है कि वह बेहद खतरनाक है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाना चाहिए। हर कैदी को जेल में आने से पहले अपने पिछले जीवन के बारे में बताना होता है, लेकिन रिकी की रिपोर्ट में पिछले 2 साल का कोई जिक्र ही नहीं था। साइक्लोप्स उससे पूछता है कि इन 2 सालों में वह कहाँ था और क्या कर रहा था, लेकिन धमकी देने के बाद भी रिकी उसके सामने एक शब्द नहीं बोलता। आखिर में वार्डन उसे एक चिट्ठी दिखाता है जो किसी ने उसके लिए भेजी थी। जैसे ही रिकी चिट्ठी लेने आगे बढ़ता है, वार्डन अपने तेज हुक को उसके हाथ में घोंप देता है और उसे लगातार जोरदार घूंसे मारने लगता है। उस चिट्ठी के अंदर एक तस्वीर होती है जिसे वार्डन अपने हाथों से फाड़ देता है। ये देखकर रिकी का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपनी ताकत से टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। गुस्से में वार्डन उस पर गोली चलाता है, लेकिन रिकी उन गोलियों को भी अपने हाथों से रोक देता है। रिकी चाहे तो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह वार्डन को एक आखिरी चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। उस रात रिकी अकेले बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब वह अपनी प्रेमिका केकू के साथ खुश था। वह अपनी बांसुरी निकालकर एक धुन बजाने लगता है जो उसे केकू की याद दिलाती है। तभी एक गार्ड आता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से यह धुन बजाई तो वह उसकी बांसुरी तोड़ देगा। अगले दिन कुछ कैदी एक आदमी को घेर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वही आदमी गार्ड्स को अंदर की सारी खबरें देता था और उस बूढ़े कैदी की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। वह आदमी अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कैदी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनमें से एक लकड़ी काटने वाले औजार से उसे टुकड़ों में काटने वाला ही होता है कि तभी वहाँ नारुमी आ जाती है। नारुमी कहती है कि उसकी अनुमति के बिना यहाँ कोई किसी को नहीं मार सकता। हाथ में हथियार लिए एंड्रयू उसके इस फैसले का विरोध करता है। वह कहता है कि जब सैमुअल ने नियम तोड़ा था तब उसे छोड़ दिया गया और अब इस आदमी को भी छोड़ रही हो तो फिर इन नियमों का क्या मतलब है। एंड्रयू की यह बात नारुमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि वह उसका अपमान कर रहा है। दूर खड़ा साइक्लोप्स यह सब देख रहा होता है। उसे नारुमी से जरूरी बात करनी होती है, इसलिए वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और एंड्रयू के मुंह में हुक डालकर उसे खींचते हुए ले जाता है। ऑफिस में साइक्लोप्स कहता है कि रिकी की वजह से बाकी कैदियों के अंदर हिम्मत आ गई है और अगर ऐसा चलता रहा तो हर कैदी एक नया रिकी बन जाएगा। इसलिए वह चाहता है कि नारुमी उन्हें सबक सिखाए और रिकी को मार दे ताकि बाकी सब अपने आप शांत हो जाएं। इसके बाद नारुमी ग्राउंड में आती है और एंड्रयू को एक बड़े क्रॉस से बांधकर छोड़ देती है ताकि उसे देखकर कोई भी विद्रोह करने की हिम्मत न करे। फिर वह रिकी को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। रिकी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि पहले एंड्रयू को छोड़ना होगा। लेकिन नारुमी के पास रिकी को मारने का आदेश था, इसलिए वह बिना देर किए उस पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होते ही वह रिकी की आंखों में कांच का चूरा फेंक देती है, जिससे रिकी कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर वह उसकी हाथ की नसें भी काट देती है। रिकी लगभग हारने ही वाला था, लेकिन तभी सभी कैदी मिलकर उसके समर्थन में चिल्लाने लगते हैं। इससे उसे हिम्मत मिलती है और वह पाइपलाइन तोड़कर पानी से अपनी आंखें साफ करता है, जिससे उसे फिर से दिखने लगता है। जब नारुमी आखिरी वार करने जाती है तो रिकी उसे जोरदार चोट मारता है, जिससे उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। इसके बाद रिकी अपनी कटी हुई नसों को खुद ही बांधकर अपना हाथ ठीक कर लेता है। नारुमी पूरी तरह हार जाती है और अपने पेट में चाकू मारकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। रिकी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नारुमी उसे धोखा देकर अपनी आंतों से उसका गला दबाने की कोशिश करती है। तब रिकी गुस्से में आकर उसे इतना जोरदार घूंसा मारता है कि उसकी खोपड़ी चूर चूर हो जाती है। इसके बाद रिकी एंड्रयू को क्रॉस से नीचे उतारता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। यह देखकर सभी कैदी एक साथ वार्डन के खिलाफ विरोध शुरू कर देते हैं और साइक्लोप्स को घेर लेते हैं, लेकिन उसे मारने से पहले ही दूसरे ब्लॉक्स के कैप्टन आकर उन्हें रोक देते हैं और एक कैदी का सिर फोड़ देते हैं। यह देखकर बाकी कैदी डर जाते हैं और रिकी के पीछे छिप जाते हैं। वे चाहते हैं कि रिकी उनके लिए लड़े, लेकिन रिकी मना कर देता है। वह दुखी था क्योंकि उसकी वजह से पहले ही बहुत लोग मर चुके थे और अब वह और खून नहीं बहाना चाहता था। रिकी एंड्रयू की लाश को कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी साइक्लोप्स उससे पूछता है कि क्या वह नारुमी की जगह नया कैप्टन बनना चाहता है, लेकिन रिकी कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह वार्डन का पालतू बनना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुमी का बेटा एलन बैठा होता है, जो अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है। उसने रिकी को पते
पत्ते से धुन बजाते हुए सुना था और खुद भी वैसा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। तभी रिकी उसके पास आता है और उसे सही तरीके से धुन बजाना सिखाता है। साथ ही वह उसके पिता के साथ जो हुआ उसके लिए माफी भी मांगता है। लेकिन रिकी नोटिस करता है कि एलन काफी देर से चुप है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी जीभ काट दी गई है। यह देखकर रिकी को बहुत दुख होता है। आखिर में रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है जिसे वह बिना जीभ के भी बजा सकता है। बदले में एलन उसे कुछ पत्ते देता है। रिकी पूछता है कि ये कहाँ से मिले, क्योंकि इन्हें उगाना गैर कानूनी है। तब एलन उसे जेल का काला सच बताता है कि जेल की दीवारों के पीछे अफीम की खेती हो रही है, जो एक तरह का नशा है। दूर खड़ा ओंग उनकी बातें सुन रहा होता है। अब जब रिकी को सब पता चल गया था तो वह उनके लिए खतरा बन चुका था। इसलिए तीनों कैप्टन मिलकर मीटिंग करते हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। इसी बीच ओंग एलन को बुलाकर कहता है कि रिकी ने उसके पिता को मार दिया। अब समय आ गया था पिता की मौत का बदला लेने का। आग में घी डालने के लिए वे एलन को नारुमी की लाश दिखाते हैं, जिसकी चमड़ी तक उतारी जा चुकी थी, और कहते हैं कि यह सब रिकी ने किया है। लेकिन एलन जानता था कि रिकी इतना निर्दयी नहीं है। जब वह उनकी बात पर विश्वास नहीं करता तो गुस्से में आकर ओंग उसे भी मार देता है और उसकी लाश को कचरे की तरह ग्राउंड में फेंक देता है। लाश को देखने के लिए कैदियों की भीड़ जुट जाती है और थोड़ी देर बाद रिकी भी वहां पहुंचता है। लाश के पास अपनी दी हुई बांसुरी देखकर वह समझ जाता है कि यह एलन की लाश है। एक और मासूम की मौत देखकर अब वह खुद को रोक नहीं पाता और फैसला करता है कि अब किसी को नहीं छोड़ेगा। कुछ ही देर में पूरे जेल में फायर अलार्म बजने लगता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ओंग देखता है कि रिकी ने पूरी अफीम की खेती को जलाकर राख कर दिया है। सालों की मेहनत को आग में जलते देख उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। तब वह रिकी के सबसे कमजोर बिंदु पर वार करता है, जिसे वह डेड पॉइंट कहता है। इससे रिकी बुरी तरह तड़पने लगता है और उसकी मौत तय लगती है, जबकि बाकी कैदी खड़े होकर बस यह सब देखते रहते हैं। उधर साइक्लोप्स को पता चलता है कि अगले दिन वार्डन जेल आने वाला है, जो उसके लिए बहुत खतरनाक खबर थी। अगर सच सामने आ गया तो उसका अंत तय था। इसी बीच रिकी धीरे धीरे ओंग के वार से उबरने लगता है, जो देखकर ओंग हैरान रह जाता है, क्योंकि यह लगभग असंभव था। फिर भी वे उसे मारने की तैयारी करते हैं। एक आदमी उसके शरीर में सुई घुसाकर उसे ऐसे सिल देता है जैसे कोई बोरी हो। किटामा उसे मारने ही वाला होता है कि तभी घोषणा होती है कि जो कैदी अपने सेल में नहीं जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। गार्ड्स गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका निशाना सिर्फ रिकी होता है। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर कमरे में घुस जाता है, लेकिन तभी कमरा सीमेंट से भरने लगता है। रिकी लोहे का गेट तोड़कर बाहर निकल आता है और किटामा की भी जान बचा लेता है। वार्डन जब रिकी को फिर से जिंदा देखता है तो निराश हो जाता है। कुछ ही देर में रिकी के शरीर पर लगा सीमेंट सूख जाता है और वह पत्थर की मूर्ति की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। साइक्लोप्स आदेश देता है कि सारे सबूत मिटा दो, क्योंकि अगले दिन वार्डन आने वाला है। अगले दिन सभी गार्ड वार्डन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तेज धूप में घंटों इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आता और कुछ गार्ड्स थक कर वहीं ऊँघने लगते हैं। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखती है और सब सतर्क हो जाते हैं। वार्डन गाड़ी से उतरता है। उसके साथ उसका बिगड़ा हुआ बेटा भी होता है। मजाक करते हुए वह कारपेट पर फिसल कर गिर जाता है। वार्डन गुस्से में पूछता है कि यह कारपेट किसने बिछाया, तो साइक्लोप तुरंत एक कैदी को आगे कर देता है। बिना कुछ सोचे वार्डन उसकी दोनों आंखें निकाल देता है। इसके बाद वह साइक्लोप्स से पूछता है कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ। ये सवाल सुनकर साइक्लोप्स घबरा जाता है, लेकिन इस बार वह झूठ नहीं बोल पाता और कहता है कि कुछ कैदियों ने विद्रोह किया था, इसलिए उन्हें मारना पड़ा। वार्डन शांत आवाज में कहता है कि हर महीने यहाँ कोई न कोई मरता ही है और पूरे देश में इससे सस्ता मजदूर कहीं नहीं मिलेगा। वह आदेश देता है कि कैदियों को भूख या बीमारी से मत मरने दो, उन्हें जिंदा रखो ताकि काम चलता रहे। इतना सब कुछ वह आसानी से नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जब वार्डन को पता चलता है कि किसी ने उसकी अफीम की खेती जला दी है तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। साइक्लोप्स तुरंत उसे दवा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती। फिर भी उसका गुस्सा तब तक शांत नहीं होता जब तक रिकी को मार न दिया जाए। उधर रिकी अभी भी सीमेंट में पूरी तरह जकड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वार्डन उसके सामने आता है, रिकी सीमेंट की मोटी परत तोड़कर बाहर निकल आता है और उसका गला पकड़ लेता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी किटामा पीछे से आकर उसे जोरदार लात मारता है, जिससे रिकी दूर जा गिरता है। इसके बाद किटामा रिकी के हाथ को जेल की लोहे की सलाखों से बांध देता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इतना ही नहीं, वह उसका सिर पकड़कर इतनी जोर से दबाता है कि उसका सिर फटने लगता है और खून बहने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह रिकी को 2 टुकड़ों में बांट पाता, रिकी पलटवार करता है और उसके जबड़े पर इतना जोरदार घूंसा मारता है कि उसका जबड़ा तरबूज की तरह फट जाता है। किटामा को हारता देख वार्डन एक बटन दबाता है, जिससे जेल की छत नीचे आने लगती है। यह एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है और रिकी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म होने लगती है। तभी वार्डन उसे स्टन गन से लाख वोल्ट का झटका देता है, जिससे वह और कमजोर हो जाता है। रिकी को मारने के चक्कर में वे यह भूल जाते हैं कि किटामा भी अंदर फंसा हुआ है। जब किटामा को समझ आता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह रिकी का साथ देता है और उसे भागने के लिए कहता है। रिकी किसी तरह बच निकलता है, लेकिन किटामा
उस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबकर मर जाता है। अब रिकी वार्डन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वार्डन एक और बटन दबाता है और रिकी एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद रिकी को जंजीरों से बांधकर सभी कैदियों के सामने लाया जाता है। वार्डन आदेश देता है कि सभी कैदी बारी बारी से उसे जिंदा दफन करेंगे। कुछ कैदी इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे रिकी को मारने में उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन वार्डन तुरंत उन्हें गोली मार देता है। डर के मारे बाकी कैदी रिकी को मिट्टी में दबाने लगते हैं। वार्डन कहता है कि 7 दिन बाद उसे बाहर निकाला जाएगा और अगर वह तब तक जिंदा रहा तो उसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था, क्योंकि बिना खाना और पानी के कोई भी 7 दिन जिंदा नहीं रह सकता। रिकी के सांस लेने के लिए उसके मुंह के पास एक पाइप लगाकर उसे जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। सभी कैदी यही सोच रहे होते हैं कि अब तक रिकी मर चुका होगा। तभी जमीन के नीचे से एक धुन सुनाई देती है। रिकी अपने मुंह से धुन बजा रहा होता है, जिससे सबको पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है और सभी खुश हो जाते हैं। तभी ओंग पास में चल रहे एक कुत्ते को मारकर उसका लीवर उस पाइप में डाल देता है ताकि रिकी तक ऑक्सीजन न पहुंच सके। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रिकी की प्रेमिका काइको नजर आती है। एक दिन वह लाइब्रेरी से लौट रही होती है, तभी वह कुछ लोगों को ड्रग लेते हुए देख लेती है और डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती एक होटल में ले जाते हैं। वे उसके साथ बुरा करने और उसे मारने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद काइको को होश आता है और वह किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन अपने साथ हुए अत्याचार और अपमान को सहन न कर पाने के कारण वह छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जब रिकी को इस घटना का पता चलता है तो वह गुस्से में उस ड्रग डीलर के पास पहुंचता है। उसे देखते ही डीलर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रिकी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और सारी गोलियां सहकर अंत में उसे मार डालता है। यही उसका एकमात्र अपराध था, जिसके लिए उसे 10 साल की सजा दी गई थी। दूसरी तरफ 7 दिन पूरे हो जाते हैं और अब समय आ जाता है रिकी को जमीन से बाहर निकालने का। वार्डन एक जेसीबी मशीन से खुदाई करवाता है और रिकी को बाहर निकाला जाता है। जब वे उसकी सांस चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है। यह देखकर वार्डन समझ जाता है कि रिकी कोई आम इंसान नहीं है और उससे दोस्ती करना फायदेमंद हो सकता है, इसलिए वे उसे फिर से कैद कर देते हैं। जब वार्डन उसकी रिपोर्ट दोबारा पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कुछ जानकारी गायब है। वह रिकी से पूछता है कि वह क्या छुपा रहा है और धमकी देता है कि अगर नहीं बताया तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन भयानक यातनाओं के बावजूद रिकी कुछ नहीं बताता। तब ओंग एक खतरनाक तरीका अपनाता है। वह ब्लेड को पीसकर रिकी के मुंह में डाल देता है और उसका मुंह बंद करके बार बार थप्पड़ मारता है, जिससे ब्लेड उसके मुंह को अंदर से काटकर खून से भर देते हैं। इतनी तकलीफ के बाद भी रिकी हार नहीं मानता। इसके बाद उसे वापस सेल में फेंक दिया जाता है, जहां वह भूख और प्यास से तड़पता रहता है। उसी रात एक कैदी चोरी छिपे उसके लिए खाना लेकर आता है। खाना खाकर रिकी थोड़ी ताकत वापस पा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह बात जेल के मुखबिर देख लेते हैं और गार्ड्स को बता देते हैं। गार्ड्स उस कैदी को पकड़कर मार डालते हैं और उसकी लाश रिकी के सामने फेंक देते हैं। जब रिकी को पता चलता है कि जिसने उसकी मदद की थी उसे मार दिया गया तो वह गुस्से से भर जाता है और साइबर गार्ड पर हमला कर देता है। वह किसी तरह भाग जाता है, लेकिन बाकी कैदी उसे पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद गार्ड्स और कैदियों के बीच भयंकर दंगा शुरू हो जाता है और पूरे जेल में अराजकता फैल जाती। इसी दौरान वार्डन जेल का निरीक्षण कर रहा होता है। वह एक कैदी को अपने बेटे के बारे में बुरा बोलते सुन लेता है और गुस्से में उसके दोनों हाथ काट देता है ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती न करे। तभी वहाँ रिकी पहुंच जाता है। रिकी को देखते ही वार्डन उस पर खास तरह की गोलियां चलाता है जो शरीर के अंदर जाकर फटती हैं। रिकी चालाकी से साइबर को ढाल बना लेता है, जिससे गोलियां उसी के शरीर में फट जाती हैं। अब रिकी अकेले ही सबका सामना करता है। ओंग उस पर बार बार जानलेवा हमले करता है, लेकिन रिकी उसका पैर तोड़ देता है। दूसरा कैप्टन डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन खुद ही उसे मार देता है। अब वार्डन और रिकी आमने सामने होते हैं। रिकी एक घूंसे में उसे दूर फेंक देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे कोई चोट नहीं लगती। कुछ ही पलों में वार्डन अपना असली रूप दिखाता है और एक भयानक दानव में बदल जाता है। पता चलता है कि उसके पास भी रिकी की तरह सुपर पावर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे यह रूप लेना पड़ता है। रिकी उसे जोरदार घूंसा मारता है जो उसके पेट को आर पार कर देता है। फिर भी वार्डन को दर्द महसूस नहीं होता। लगातार लड़ाई में रिकी की हालत खराब होने लगती है। तभी उसे अपने चाचा की बात याद आती है कि हर दानव की एक कमजोरी होती है, उसे ढूंढो और वहीं वार करो। रिकी आसपास देखता है और एक मीट ग्राइंडर मशीन चालू पाता है। वह वार्डन को उठाकर उसमें फेंक देता है। वार्डन का शरीर टुकड़ों में कटने लगता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और रिकी को भी साथ खींचने की कोशिश करता है। पूरा कमरा खून से भर जाता है, लेकिन रिकी पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी ताकत से उसे मशीन के अंदर धकेल देता है। आखिरकार सिर्फ वार्डन का कटा हुआ सिर ही बाहर बचता है। रिकी उसे उठाकर बाहर आता है, जहां गार्ड्स और कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं। वह सबको बताता है कि वार्डन मर चुका है और अब सब आजाद हैं। आखिरी दृश्य में रिकी जेल की विशाल दीवार तोड़ देता है, जिससे सभी कैदियों के बाहर निकलने का रास्ता खुल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती।